औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम सीपीडीए के इस प्लेटफॉर्म से गवर्नेंस टॉक्स के हवाले से आपके लिए एक नए मौजू पे बातचीत के लिए हाज़िर हुए हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज, सियासी सरपरस्ती और इसका ताल्लुक एंडेमिक करप्शन के साथ क्या है कि हमारे माशरे में एक करप्शन की जो फ़िज़ा है उसका और सियासी सरपरस्ती का आपस में ताल्लुक क्या बनता है। जो एस्टेब्लिश लिटरेचर है पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज के हवाले से, उसके अंदर एक बहुत सारी डिस्कशंस हैं जिसमें उसका ताल्लुक जो है वो मुआशरती और सियासी नाहमवारी के साथ भी बताया जाता है। उसका ताल्लुक जो है वो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स के साथ भी है और एक मुल्क के मजमूई समाजी ढांचे के साथ भी उसका ताल्लुक बनता है। तो हम मुख्तार अहमद अली साहब से जानने की कोशिश करेंगे आज के काइंडली बताइए कि आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकल पैट्रोनेज क्या है, उसके क्या डायमेंशंस हैं और फिर एंडेमिक करप्शन के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर बात जैसे आगे चलती है फिर हम मजीद भी इस पर देखिए, इसमें ज़ुबैर साहब हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें ज़ाहिर करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है और करप्शन जो है वो कई सूरतों में हमारे सामने आती है। एक तो वो सूरत है कि जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं, किसी पुलिस वाले से हमारा वास्ता पड़ता है, वो हमें किसी वजह से हरास करता है, हमारी गलती होती है या हमारी गलती नहीं भी होती है बाज़ का, तो हमें ब्राइब्स देनी पड़ती हैं। किसी दफ्तर में जाते हैं तो हमें ब्राइब्स देनी पड़ती हैं। अच्छा, ये जो ठेकेदार हैं तो वो कोई ठेका लेते हुए उनको पैसे देने पड़ते हैं, बिल पास कराते हुए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो हमारा रोज़मर्रा का जो एक्सपीरियंस है करप्शन का, और जिसकी वजह से लोगों में बड़ी बेचैनी भी है, लोग निज़ाम से तंग हैं। वो मतलब आप जिस जगह पे भी आप बैठे हों, चाय की दुकान पे, किसी डेरे पे, किसी ड्राइंग रूम में, तो आप करप्शन की बात कर रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम में तो बड़ी करप्शन है। अच्छा, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं कि ये करप्शन है क्या, तो उसके कुछ मेन सोर्सेज, मतलब सिस्टम में कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं, कोई ब्रॉडर या स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये करप्शन होती है, वरना ये जो हमारे रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है इतना ख़राब ना हो। अच्छा, उसमें जब आप जाते हैं ना, तो उसमें जो 2-3 बड़े पहलू हैं ना, उसमें एक ये पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज है। अच्छा, अब उसका ताल्लुक हमारे कल्चर से भी है, उसका ताल्लुक हमारे इस निज़ाम सियासत से भी है, जिस तरह से हमने इसको तश्कील दिया हुआ है। तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैट्रोनेज की, और हर सियासतदान जो है वो पैट्रोनाइज करने के चक्कर में होता है। वो एफर्ट, वो मतलब एक बजाय इसके कि हम एक पॉलिसीज़ बनाएं, एक क्राइटेरियाज बनाएं और उसकी बुनियाद पे हम प्लानिंग करें, सर्विसेज दें, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट करें, हम उसमें ले आते हैं डिस्क्रेशन और फिर उसको यूज़ करते हैं कुछ लोगों को जो है उन पे एहसान चढ़ाने के लिए, यानी पॉलिटिकल लॉयल्टी के लिए, और पॉलिटिकल लॉयल्टी क्रिएट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे नौकरियां, अब हुकूमत नौकरियां देती है, अब होना तो ये चाहिए ना कि आप उसका एक पॉलिसी बनाएं, आप अपनी नीड्स देखें कि किसी भी महकमों को चलाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, किस किस ग्रेड में कितने लोगों की ज़रूरत होगी, और ये प्रोफेशनल्स ये काम करें, और आप तय करें कि जी इस महकमे को, पीआईए अब तो प्राइवेटाइज हो गया, कि जी इसको इतने लोगों की ज़रूरत है। फिर उसका आप मेरिट बनाएं, क्राइटेरिया हो, कंपेटिटिव प्रोसेस हो, आप मेरिट पे रिक्रूटमेंट कर लें। मतलब इसमें क्या मसला है, उससे पीआईए भी अच्छी चलेगी, जो लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, जो कॉम्पिटेंट है, उनको जॉब्स भी मिल जाएंगी, और अगर अच्छे लोग चला रहे होंगे तो इदारा अच्छे से चलेगा। हम क्या करते हैं, हम पहले तो ये करते हैं कि जो नौकरियां दस्तयाब होती हैं वो अब सिफारशी लोगों को देना शुरू कर देते हैं। ये मेरा ताल्लुक वाला है, इसको दे दें, ये मेरे हल्के का बंदा है, इसको दे दें, ये मेरे इलाके का बंदा है, इसको दे दें, ये मेरा रिश्तेदार है, इसको दे दें, इससे मेरी जान पहचान है, इसको दे दें, ये मेरे दोस्त का कोई रिकमेंडी है, इसको दे दें। अच्छा, अब हमें या ये उस शोबे उस तबके से ताल्लुक है जो मेरे कल को किसी इसी तरह के मसले में काम आएगा। अच्छा, जब आप इनको इस तरह से लोगों को नवाज रहे होते हैं, मतलब अपने किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को, किसी हल्के के बंदे को, तो आपकी तवक्को ये होती है कि अब चूंकि मैंने इसको पर्सनली फेवर किया है तो ये कल इसको रिटर्न बैक भी करेगा, कल ये मेरी मदद करेगा। अच्छा, पर्सनली आप अपनी जाती जायदाद से या जाती दौलत से या जाती रिसोर्सेज से किसी को बेनिफिट कर रहे हो तो ये तो एक और बात है, आपका प्राइवेट मैटर है। आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप किसी को सिफारशी रख लें, आपका अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप किसी को सिफारशी रख लें। लेकिन आप लोगों के पैसों के साथ, हुकूमत के वसाइल है, मतलब टैक्स के पेयर्स का पैसा है, उसके साथ ये पर्सनली नवाजते हैं लोगों को और लॉयल्टीज क्रिएट करते हैं।
यानी कि पब्लिक गुड्स को प्राइवेट गुड के तौर पर ट्रीट करते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, अब ये देखिए ये क्या हुआ अभी रिसेंटली देखें, वो ये जो है खैबर जो गिलगित बल्तिस्तान है उनके वजीर आला ने हलफ उठाया और उन्होंने ट्वीट क्या किया, ट्वीट ये किया, पहला हुक्म उनका, और तस्वीर साथ में लगाई, दस्तखत कर रहे हैं। फॉलोइंग द डायरेक्टिव ऑफ पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, गिलगित बल्तिस्तान न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अमजद हुसैन एडवोकेट हैज साइंड हिज फर्स्ट ऑर्डर। पहला ऑर्डर क्या साइन किया? चीफ मिनिस्टर अमजद हुसैन एडवोकेट while signing his first order has regularized 89 doctors of गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, अब आप इसी एक ट्वीट पे गौर कर लीजिए, मतलब ये हम कोई सिंगल आउट इनको नहीं कर रहे, ये हमारी सारी सियासी जमातों की कहानी है और सारे सूबों की कहानी है, किसी में कम किसी में ज्यादा। अच्छा, इसी में पहले तो चेयरमैन साहब, सियासी जमात का हेड जो है, ये उसका हुक्म है, मतलब वो क्रेडिट लेना चाह रहा है कि ये काम मैंने करवाया है। भाई सब लोगों को यकीन हो जाए, सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डॉक्टर्स 89 जो है ये रेगुलराइज हुए हैं ना, ये मेरी वजह से हुए हैं, याद रखिएगा, ये मैंने फेवर किया, मैंने फेवर, पर्सनल फेवर था। पर्सनल फेवर। बादशाह वक्त का मूड अच्छा था और उन्होंने, हाँ, तो बादशाह वक्त ने हुक्म जारी किया है जनाब के, ये फरमान आ गया है, चेयरमैन साहब ने फरमान जारी किया है कि ऐसे करना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी ताबेदारी की है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब भी ये समझ रहे हैं कि ये मुझे पर्सनली फेवर चेयरमैन साहब ने किया है, वरना मैं चीफ मिनिस्टर मैं कैसे बन सकता था। मतलब वो भी एक एक्चुअली फेवर रिटर्न कर रहा है। Exactly. कि आपने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया, अब आपने हुक्म जारी कर दिया, फरमान आपका आ गया है, तो अब मैं उसकी ताबेदारी कर रहा हूँ, पॉलिटिकल कंप्लायंस पूरी करूंगा, पूरी करूँ, और यही पॉलिटिकल पैटर्न। और आप आका हैं, आप मालिक हैं, बादशाह सलामत है, जो आप कहेंगे मेरा काम है, आपने मुझे बनाया है वजीर आला। अच्छा, और फिर क्या है, तो अब जी उन्होंने साइन कर दिया है, जो पहला हुक्म जारी किया। अच्छा, पहला हुक्म ही पैट्रोनेज का है। अब ये कैसे पैट्रोनेज है भाई? बात ये है कि अगर ये 89 डॉक्टर्स जो हैं, अगर ये कॉम्पिटेंट हैं, अगर इनकी आपको जरूरत है, और अगर इस हवाले से कोई आपकी पॉलिसी मौजूद है, तो आप उनको जरूर करिए रेगुलराइज। बिल्कुल, मतलब इसको ये जाती तासुर देने की क्या बात है कि जनाब चेयरमैन साहब ने हुक्म दिया है तो अब मैं कर रहा हूं। मतलब अगर चेयरमैन साहब हुक्म ना देते तो फिर आप ये ना करते। अगर ये मेरिट पे बनते थे तो आप क्यों ना करते? आप कहते ना, मतलब इनका ये कहना का ये होना चाहिए था कि देखें जी, हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी थी और मैंने आते ही लेट से 50 ऐसे अस्पताल थे, वहां पे डॉक्टरों की कमी थी, मैंने आते ही वहां पे डॉक्टर लगा दिए। या ये जी, ये जो एडहॉक पे थे डॉक्टर जो रेगुलराइज नहीं हुए थे, ये बहुत डिस्टर्ब थे, इनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग मुतालबा था, हमारी एक पॉलिसी भी है, उस पर मसला था, अब हमने उसको दूर कर लिया। ये नहीं कहा, ये पॉलिसी चेंज को रिफॉर्म, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स की हैं जिसके नतीजे में ये उसका आउटकम। उन्होंने तो रिफॉर्म क्या करनी थी, पहले दिन ही ये हुक्म जारी कर दिया। मतलब पहले दिन उन्होंने किसी पॉलिसी की बात नहीं की। मतलब आप आते पहले दिन आप पॉलिसी की बात करते, उन्हें कहते जनाब कि हमारी ये हेल्थ सेक्टर की पॉलिसी, हम इसमें रिफॉर्म लेके आ रहे हैं और उसमें हम अपने टारगेट सेट से करेंगे। हमारा लेट से टारगेट ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को सेहत की सहूलत मुयसर होनी चाहिए, और इतनी आबादी का अगर कोई इलाका होगा तो वहाँ पे अस्पताल होगा या एक बेसिक हेल्थ यूनिट होगा, वहाँ पे डॉक्टर होगा, और उसके मुताबिक हम अपनी नीड्स असेस करेंगे कि इतने हमें मजीद डॉक्टर चाहिए। ये हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर जो हैं वो आर्जी तौर पे काम कर रहे हैं, हम उनको भी देखेंगे, और उनमें जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी हम उनको रेगुलराइज कर देंगे। अगर तो ये बात करते तो हम कहते कि यार कोई बड़े अच्छे वजीर आला साहब हैं और बड़ी अच्छी सियासी जमात की हुकूमत आई है, क्या अच्छे तरीके से काम करने का इरादा रखते हैं। लेकिन आते ही एक फरमान जारी होता है, फरमान पे अमल दरामद हो जाता है, 89 डॉक्टर रेगुलराइज हो जाते हैं, कोई पता नहीं है पॉलिसी क्या है, मेरिट क्या है, ये क्या सिर्फ बल्कि मुख्तार साहब, मैं तो ये कहूँगा कि ये जमहूरियत का जो बुनियादी असूल है, जमहूरियत की मुख्तलिफ तारीफें की जाती, इसकी डेफिनेशंस हैं, तारीफें हैं। एक तारीफ ये है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच जो कैंडिडेट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे टेक पावर फ्रॉम द पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोट्स, इलेक्शंस, and they return that power to people through the process of institutional strengthening. Strong institutions लोगों को बना के देते हैं और ये पावर पे लोगों को रिटर्न करते हैं। Exactly. अब ये आपने तो ये दूसरा प्रोसेस कर ही नहीं रहे हैं। You got power from people, but you are again disempowering them by saying कि हम पावरफुल हैं, हम चाहेंगे तो ये चीजें होंगी।
हाँ हम होंगे तो ये होगा, Exactly. इदारे का कोई ताल्लुक नहीं, इदारे तो का आप कोई तो डेमोक्रेसी को वीकन कर रहे हैं। Exactly. ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, मुझे लगता है कि ये बड़ी एक तरह से बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने सिस्टम की वो डेमोक्रेसी की ट्रांजिशन, बल्कि मॉडर्न स्टेट की ट्रांजिशन नहीं हो रही है। एब्सोल्युटली। अब देखिए ना, ये जो 89 डॉक्टर्स हैं, अब हमें नहीं पता कि भाई इस तरह के जो इरेगुलर डॉक्टर्स थे, या लेट्स से इरेगुलर शायद सही लफ्ज नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई एडहॉक डॉक्टर्स आपने 200 लिए हुए थे, 300 लिए थे, हमें नहीं पता वो 200 थे, 300 थे, या इतने ही थे 89। तो अगर आपने 100 में से 89 को किया है या 200 में से 89 को किया है, तो क्यों किया है? सारों को क्यों नहीं किया? मतलब कोई कोई है ना। और अगर 89 ही थे तो आपने 89 को ही कर दिया है, तो ये पहले क्यों नहीं हुए थे, अभी क्यों हुए हैं? कौन सी चीज ऐसी है जो बदल गई है पिछली हुकूमत से? लेकिन कमिंग टू योर पॉइंट जो आपने बात की है, अब देखिए ना, जमहूरियत क्या निज़ाम है? जमहूरियत निज़ाम ये है कि असल में तो लोग हैं जो इस मुल्क के मालिक हैं जी, और उन्हीं के पैसों से ये मुल्क चल रहा है। अच्छा, अब चूंकि सारे मुल्क सारे लोग हर फैसला मिल के नहीं कर सकते, मतलब 25 करोड़ लोग कोई इकट्ठे हर फैसले के लिए इकट्ठे तो नहीं हो सकते, या इवन गिलगित बल्तिस्तान के लोग जितनी भी उनकी आबादी है, तो वो तो फैसले नहीं कर सकते। वो अपने नुमाइंदे भेजते हैं कि यार ये हमारा हल्का है, हमारे इस हल्के में से हम इस बंदे को ट्रस्ट करते हैं, आप जाइए हमारे बिहाफ पे हमारे मफाद में फैसले करिए। अब ये चीफ मिनिस्टर साहब भी किसी हल्के से मुंतखब हुए होंगे, इनको लोगों ने एतमाद दिया कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं, आप जाइए और हमारे मफाद में और गिलगित बल्तिस्तान के मफाद में फैसला करिए। अच्छा, वो हल्के से इलेक्ट हुए थे, अब जाके चीफ मिनिस्टर बन गए। अब उन्होंने अपने हल्के के लोगों का भी ख्याल रखना है और सारे गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल रखना है। अच्छा, ये वो ट्रस्ट है जो लोगों ने उसको दिया है, ये एक सेक्रेड ट्रस्ट है, ये एक अमानत दी गई हुई है। अच्छा, अब इस अमानत, मतलब अब अमानत क्या है कि लोगों के मफाद में काम करना है, अपने मफाद में नहीं, जाती मफाद में नहीं, अपनी पार्टी के मफाद में नहीं, वो सब सेकेंडरी है। बुनियादी बात यह है कि आपने लोगों के मफाद में काम करना है। अच्छा, और दूसरी बात, लोगों ने टैक्स दे दिए, टैक्सों का पैसा है इनके पास, वो भले पाकिस्तान के लोगों का टैक्सों का पैसा हो, गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी सारे टैक्सेस नहीं है, कुछ शायद थोड़े बहुत उधर से भी रेज होते होंगे, लेकिन इधर से पैसा जाता है, तो लोगों के टैक्सों का पैसा है। अब वो आपके पास आया है, वो भी अमानत है आपके पास। अब ये आप जब आपने 89 डॉक्टरों को पक्का किया है, तो आपने दो चीज़ें की हैं ना, एक आपने अख्तियार इस्तेमाल किया है जो असल में लोगों का था, और आपके ज़िम्मे यह था कि इस अख्तियार को लोगों के मफाद में इस्तेमाल करें, लोगों के मफाद में, किसी के हुक्म पे नहीं, किसी के फरमान के ताबे नहीं, लोगों के मफाद में। अब लोगों का मफाद क्या है? लोगों का मफाद यह है कि फैसले मेरिट पे हों, बेहतरीन डॉक्टर आप लेकर आए, डॉक्टरों की कमी है तो दूर की जाए, लेकिन डॉक्टर ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। मतलब ये भी नहीं हो कि आप 89 डॉक्टर्स ले लें लेकिन उनमें से हो सकता है कुछ की डिग्री ठीक ना हो। मतलब हम मेरिट फॉलो करें ना, अब 89 नहीं 100 रख लें डॉक्टर, लेकिन ऐसे रखें कि वो कॉम्पिटेंट लोग हों और फिर वो काम भी कर रहे हों और ज़रूरत के मुताबिक हों। सबसे पहले ज़रूरत असेस करिए। एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपने एक तो अख्तियार इस्तेमाल किया, दूसरा इसकी वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है। अब आपने लोगों के पैसे कमिट कर दिए, अब जब आपने उनको रेगुलराइज कर दिया, और अगर फर्ज किया ये मेरिट पे नहीं थे, हमें नहीं पता, हो सकता है मेरिट पे ही हो, लेकिन अगर ये मेरिट पे नहीं थे तो आपने, अब जब तक वो 60 साल के नहीं होते तो आपने उनको तनख्वाह देनी है, फिर उसके बाद उनको पेंशन देनी है, साथ में बहुत सारी सहूलतें देनी है। और अगर आपने ये मेरिट के बगैर फैसला किया है तो इसका मतलब है कि 89 आपने गलत लोग ले लिए और जिनको आप 60 साल तक और ये सारी मुराद देंगे, और हो सकता है इनसे बेहतर लोग मौजूद हों जिनको अगर आप नौकरी दे दें। और ये भी मुमकिन है कि अगर हम उस वहाँ के हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की कोई असेसमेंट कर लें तो मुमकिन हो कि ये इतने रिसोर्सेज शायद किसी जगह पे प्रोविजन ऑफ मेडिसिन ज्यादा चाहिए हो, किसी सतह पे कुछ इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट ज्यादा चाहिए हो। सो एक ज्यादा नुआंस किस्म के प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि उस वक्त आपके पास जो पहले डॉक्टर हैं जी, शायद वो भी पूरे से काम नहीं कर रहे, दुरुस्त, मतलब ये काम नहीं कर पा रहे। लेट से ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे डॉक्टर तो बैठा है किसी डिस्पेंसरी में, लेकिन उसके पास दवाइयाँ नहीं है, तो बजाय ऐसे कि आप मजीद डॉक्टर ले लें, तो पहले जो डॉक्टर मौजूद हैं उनको आप दवाइयाँ, इक्विपमेंट दे दें, उनको बिल्डिंग दे दें, ताकि वो तो पहले अच्छे से काम करें ना। मजीद डॉक्टर तो अब तब लेकर आए जब पहले वाली फैसिलिटीज़ आपकी अच्छे से चल रही हैं। अब ये तो ना हो ना जो पहले वाले डॉक्टर हैं वो ड्यूटी पे नहीं जा रहे,
उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, उनके पास बिल्डिंग ही नहीं है, उनके पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है, उनसे तो आप अच्छे से काम ले नहीं रहे या उनको पूरी सहूलतें आप मुहैया नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कमिट कर दिए मजीद डॉक्टरों को रेगुलराइज करने में। मतलब एडहॉक थे तो चलो कुछ जा रहा था कि चलो 2-4 साल जब तक एडहॉक हैं, जब आपने उनको रेगुलराइज कर दिया तो अब आपने लॉन्ग टर्म में रिसोर्सेज कमिट कर दिए। अच्छा, ये वो गलतियां जो हम आम तौर पे करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका मेरिट नहीं बनता था, शायद बनता ही होगा, लेकिन जिस तरह से किया गया उसको ऐसे पर्सनल फेवर के तौर पे दिखाया गया है, उसको ऐसे पैट्रनेज दिखाया गया है, उसको एक सियासी जमात ने अपना सियासी फायदा उठाने के लिए किया है, और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने उसने ऐसे तासुर दिया है कि वो बस ऊपर से आए हुए एक हुक्म की तामील कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो लोगों की मफाद में लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए किसी पॉलिसी के मुताबिक मेरिट पे फैसला कर रहे हैं। ये तासुर उनके इससे नहीं आता, और ये अगेन हमने इस पर काफ़ी टाइम लगा लिया है, बट दिस इज़ टिपिकल, दिस इज कॉमन अक्रॉस द बोर्ड। आप देखें ना, पंजाब में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, उसके ऊपर जाती तस्वीरें लगा दी जाती हैं, जैसे कि हमने ये जाती तौर पे किया है। अच्छा, मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्रेडिट वैसे ही मिलेगा, आप जरूर अच्छा काम करिए आपका, लेकिन उसको ऐसे पेश करना कि ये मेरी कोई पर्सनल आपके लिए मैंने आपको फेवर एक्सटेंड की है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब हम कल्चर प्रमोट करें कि पॉलिसी है, मेरिट है, एक ब्यूरोक्रेसी है जो एक इम्पर्सनल अंदाज से काम कर रही है, वो नीड्स असेस करती है, उसके ऊपर प्लानिंग करती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और ठीक है, पॉलिसी बनाने में एक चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, किसी भी चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, तो और वो उसका क्रेडिट जरूर लें कि देखें जी हमने ये पॉलिसी दे दी है और इसके मुताबिक अब हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम इधर बहुत सारी हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस नजर आती हैं जिसमें हम उनको पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये तो जनाब, अच्छा, ये पर्सनलाइज करने की कोशिश करते हैं या फिर बिल्कुल ही पार्टी के साथ जोड़ देते हैं। मतलब पार्टी के साथ भी आप जरूर जोड़िए, अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी सियासी जमात का ही है, वो आपको बार बार करने की, कहने की जरूरत नहीं है। आप बुनियादी तौर पे आप जरूर करिए, पॉलिसी लेवल पे आप जरूर ये बात करिए, लेकिन जब आप नीचे किसको रेगुलराइज होना है, कहाँ पे स्कूल बनना है, कहाँ पे अस्पताल बनना है, किसको नौकरी देनी है, ये फैसले तो एक बिल्कुल इम्पर्सनल अंदाज से होने चाहिए, और वो सिस्टम के थ्रू होने चाहिए जो मेरिट बेस्ड हो। क्योंकि ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज का ही एक तरह से ये सारे मैकेनिज्म, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अपेरेंटली ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे जो कलर है वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज का है कि केपी की असेंबली ने उनके चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि हम तमाम जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली के हैं उनको हम ब्लू पासपोर्ट इशू करेंगे और वो फॉर लाइफ करेंगे। अब ये एक पब्लिक गुड्स हैं जो आप लोगों को एंटाइटलमेंट इस तरीके से लॉन्ग लाइफ एक उनके लिए कर रहे हैं, जिसमें जिसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं उसकी, इस एंटाइटलमेंट किसी को देने की। बाकी प्रोविंसेस में शायद ऐसे नहीं है, लगता है ऐसे, लेकिन ये एक फेवर्स, अनड्यू फेवर देने का और एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का तरीका लगता है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर तो किसी की गुड जस्टिफिकेशन है, देखिए मैं तो इस बात का हामी रहा हूँ कि आप एमपी एमएनए को अच्छे बेनिफिट्स दें। मतलब वो अपना टाइम लगाते हैं, वो अगर कमेटी में बैठे हैं, लेट्स से या हाउस में हैं, साल के 365 दिनों में अगर उनसे तवक्को है कि वो 150 दिन या 200 दिन आके असम्बली में बैठेंगे या कमेटियों में काम करेंगे, तो आप उनको कंपनसेट करिए। मतलब उनको अच्छा डेली अलाउंस दीजिए, उनकी अगर कोई सैलरी है वो अच्छी रखिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक ओपन प्रोसेस से हो ना। ये तो नहीं हो कि एक अचानक एक दिन वो बिल आया और अगले दिन पता चले कि ये पास हो गया, हाउस के अंदर भी डिबेट ना हुई हो, चूंकि हमारे फायदे में है सभी हाँ हाँ कर दें। तो केपी में भी ऐसे ही हुआ है ना, जब भी तनख्वाहों के बिल आते हैं इनके अपने, तो वो हाँ हाँ करके बस पास कर देते हैं। भाई उसका कोई बेंच मार्किंग कर लीजिए और उसके ऊपर आप जरूर ये कीजिए, लेकिन वो चीजें आउटलैंडिश तो नहीं होनी चाहिए। अब ब्लू पासपोर्ट सारी जिंदगी के लिए दे देना, मुझे नहीं पता, सारी जिंदगी के लिए किया है, बीवी के लिए भी कर दें भाई, क्यों, बीवी बच्चों के लिए भी कर दें, बीवी बच्चों के लिए भी कर दें, और बेशुमार बेनिफिट्स, ये भी होगा वो भी होगा, टॉल टैक्स हम नहीं देंगे। अच्छा, टैक्सों पे तो ऐसी हमारी अशराफिया, वो टैक्सों को से तो ऐसे मतलब उनका रवैया इंतहाई नेगेटिव, टैक्सों से हम एग्जेम्प्ट कर दें कि मुझे ये भी ना देना पड़े, वो टॉल टैक्स भी मुझे ना देना पड़े, मेरी तौहीन होती है। देखें उधर गाड़ी रुकती है, फिर वो पैसे मांगते हैं, फिर मुझे देने पड़ते हैं, तो मैं तो जनाब कोई क्यों, तनख्वाह जरूर आपको अच्छी मिलनी चाहिए, पर डीएम आपको दें बिल्कुल, लेकिन ये जो बाकी मुराद है ना,
मुझे घर भी दे दें जी, मुझे गाड़ी भी दे दें, मुआशरे में गाड़ी पे झंडा लगा पावर दें। एग्ज्यूट करनी है ना कि भाई लॉ डज नॉट स्टॉप मी, ऑल दिस नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट कैन नॉट स्टॉप मी। ये जो एक पेंशन है हमारे पॉलिटिकल एलीट में, या जो भी लोग, वो टौर का है ना भाई, वो मेरी फन्ने खानी, मैं बाहर निकलूं तो लोगों को पता चले एमपीए साहब आ गए हैं, एमएनए साहब आ गए हैं, और उसके ऊपर एक झंडा लगा होगा, एक गाड़ी नंबर प्लेट, उसके ऊपर एमएनए लिखा होगा, और मुझे गार्ड्स भी दे दें जी, मतलब मुझे छापा मारने का अख्तियार भी दे दें ताकि मैं लोगों को जाकर डांट सकूं। ये केपी वाले में शायद उसमें भी है कि हम जी उधर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और भाई आप लेजिस्लेटर्स हो, आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन ही नहीं है, आपको क्यों छापा मारने का अख्तियार दिया जाए? आप जाएं अस्पताल को विजिट करें, ऑब्जर्व करें, दैट्स ऑल यू कैन डू। ऑब्जर्व करें, देखें, कुछ सवाल जवाब भी पूछ लें। ये छापा मारने का अख्तियार क्या होता है? इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन को उनका अफसर करेगा जिनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। एक एमपी के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहाँ से आ गई? हाँ, अगर आप कैबिनेट के मेंबर हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। मतलब इधर शायद सिस्टम की समझ भी नहीं है कि सिस्टम को काम कैसे करना है। मतलब अगर एमपी एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएगा तो वो इंटरफेयर करेगा ना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में, तो वो तो सारा वो देखिए, वही वो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप अमलगमेट कर देंगे, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से खातर भी नहीं ला रहे हैं। अब डिसफंक्शन आ जाता है। देखिए ना जी, मैं एक इदारे का हेड हूँ, मेरे नीचे स्टाफ काम कर रहा है, अब मैंने उनको ओवरसी करना है, मैंने उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखनी है, मैंने उनसे काम लेना है। अब बीच में एक एमपी आ जाएगा, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, वो मेरी अथॉरिटी, अब मेरी अथॉरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये फिर वो ये जो लॉयल्टी वाली बात है ना कि जब बीच में आ जाता है इसको, ये जिनको रेगुलराइज करने का फैसला था, ये चीफ मिनिस्टर का काम था। और फिर रेगुलराइज करने का, अगर वो एक अस्पताल में काम कर रहा है, उसका एक इमीडिएट बास है, उससे ऊपर पता नहीं 4 और स्टेप्स होंगे, सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, उनका काम है परफॉर्मेंस को असेस करें, और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको रेगुलराइजेशन का कोई रिकमेंड कर दें, कोई कमेटी हो उसको असेस कर ले, आप रेगुलराइज कर दें। लेकिन वो नहीं होंगे, वो जी चीफ मिनिस्टर से, अच्छा वो जो अब जो नीचे रेगुलराइज हुआ होगा, वो नीचे उसका अपने उसके मुतल्लिका अफसर को शायद पता भी नहीं होगा, या होगा तो वो कहेगा मैं तो चीफ मिनिस्टर से होकर आया हूँ, वो उधर आगे फन खानी करेगा, वो कहेगा आपको क्या पता, मुझे पता है चीफ मिनिस्टर से मेरा ताल्लुक, वो तो मेरे लिए तो जी बिलावल भुट्टो साहब की ट्वीट आई थी, वो अपने अफसर की बात सुनने से इनकार कर देगा, वो उधर एक फन खान बन जाएगा। ये पूरा जो हमें क्यास नजर आता है ना अस्पतालों में या किसी भी फैसिलिटीज में, वो इस वजह से है कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स। अच्छा, फिर लॉयल्टी बन जाती है, ये जिसको रेगुलराइज कर दिया है और जिसको एक पर्सनल फेवर का तासुर दिया है, वो कल उसको फेवर को रिटर्न करेगा, कल उस पर डिमांड्स आएंगी, वो मैंने उस डॉक्टर को करवाया था, जाओ उसके पास, वो हमारी अपनी पार्टी का है, वो उधर से भी जनाब वो अंडरमाइन होगी वो अथॉरिटी, वो जिसको उसने रिपोर्ट करना था। मतलब पूरे सिस्टम में हमें क्यास क्रिएट कर देते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटे से दफ्तर को हेड करता हूँ, मेरे दफ्तर में कोई बाहर से लोग आके तो वो बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये ऐसे होना है, ये वो ऐसे होना, कैसे चल सकता है? 4 बंदों का दफ्तर नहीं चल सकता है। लेकिन इधर हमारे बड़े बड़े दफातर वो इस तरह से चलाए जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो हर एक की अपनी लॉयल्टीज बनी हुई हैं। कोई कहता है मैं फलां का बंदा हूँ, कोई कहता है मैं फलां का बंदा हूँ, और उसके नतीजे इधर आप पिम्स जाके वो स्टोरी सुन लें, मतलब वो धड़े बने हुए हैं, ये जी फलां पार्टी से है, वो फलां पार्टी से है, इसका फलाना ताल्लुक है, उसका ये पिंडी से है, ये इस्लामाबाद से है, इसका वो, मतलब वो, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो हर वक्त ये सोचता रहता है, या जो भी उनका, कि भाई अब मैंने इसको कैसे मैनेज करना है, इसको खुश रखना है, ये फलां जो है ये तो मेरी जॉब भी हटवा, मुझे ईडी से भी हटवा सकता है। दूसरे लोग इस तरह से, और इधर जाके जूनियर आके बड़ों की, जो अपने सीनियर्स की सिफारिश कर रहे होते हैं, मैं आपका काम करवा दूंगा, चूंकि वो हमने पैट्रोनेज और लॉयल्टीज का सिस्टम बनाया हुआ। मुख्तार साहब, एक तो ये सोर्स है, ये एक डायमेंशन है जिसमें जॉब्स वगैरह का करते हैं, 2-3 और भी हैं। एक बड़ा अहम रोल जो गवर्नमेंट प्ले करती है वो प्रोक्योरमेंट है। गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ें प्रोक्योर कर रही होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं उसमें भी सर्विसेज प्रोक्योर करते हैं, ठेकेदारी का एक सिस्टम चल रहा होता है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन हो रहा होता है, उसमें भी ठेकेदारी चल रही होती है। तो ये ठेकेदारी के अंदर भी है, और हमारा मुआशरा जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि एक एंडेमिक करप्शन है, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के सिस्टम्स भी फिर ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज के अंदर आके और ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड हो जाते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वैसे तो प्रोक्योरमेंट के रूल्स बने हुए हैं, पूरा एक प्रोसीजर है प्रोक्योरमेंट का कि जनाब इश्तिहार आएगा, इश्तिहार के बाद जनाब वो बिड्स आएंगी, फिर उनकी कंपटीशन होगा, फिर जनाब उसकी बुनियाद पे अवार्ड किया जाएगा लोएस्ट बिडर को, या जो भी उसकी। लेकिन प्रैक्टिस में क्या हो रहा है?
प्रैक्टिस में अब आप देख लें, मतलब इधर ठेकेदारों के साथ बैठे हैं वो कैसे होता है, उसमें सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं। कई दफ़ा ठेकेदार आपस में कोलूड करते हैं और वो प्राइस फिक्सिंग हो जाती है। कुछ मिल कर जी चलो जी इधर आप बिड कर लें, इधर मैं कर लेता हूँ, कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ आपको मिल जाएगा। एक तो ये करते हैं। अच्छा, लेकिन ये अगर सिर्फ ठेकेदार कर रहे हो तो ये एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो जो मुतलका अफसर है ना उसका तरीका निकाल लेंगे कि एक फेयर कंपटीशन हो। लेकिन चूंकि इसमें एक पैट्रोनेज का एलिमेंट आ जाता है, वो भी आंखें बांट लेते हैं, बंद कर लेते हैं। वो भी बाज़-औक़ात कहते हैं आप ऐसे आपस में अरेंजमेंट कर लो, वो बाज़-औक़ात उसमें कंप्लीसेट होते हैं। अच्छा, और ये चूंकि जिन ठेकेदारों को दिया जाता है काम, उसमें भी एक पॉलिटिकल पैट्रोनेज का होता है। मतलब जब ऊपर से हुक्म आ जाएगा कि फलां को दो, अगर आ जाएगा तो वो उसका तरीका कोई निकाल लेंगे। और नीचे अफसर जो है वो कहते हैं जी कि अब हमने तरीका निकालना है। मतलब वो ये नहीं कहते, क्योंकि माहौल अब एक ऐसा बन गया हुआ है कि ऊपर से अगर हुक्म आ गया है ना तो वो एक्सपेक्टेशन ये है कि यू मस्ट फाइंड अ वे टू डू इट। यस, आप ये नहीं कह सकते रूल्स के मुताबिक ये अलाउड नहीं है, देखें जी प्रोसीजर अलाउ नहीं करता, मुश्किल हो जाएगा जी ये वो ज़्यादातर अफसर ये काम नहीं करते। कोई होगा जो स्टैंड ले लेगा और कहेगा कि सर ये मैडम ये नहीं हो सकता। ज़्यादातर ये होंगे कि वो कहेंगे कि इसका तरीका निकालो। अच्छा, फिर अब ये जो ठेकेदार होते हैं इनमें से काफ़ी सारे, अब ज़ाहिर है इसमें वेरिएशंस हैं, किसी सूबे में कम, किसी में ज़्यादा, किसी ज़िले में कम, किसी में ज़्यादा, डिपेंडिंग कि वहाँ पे कौन लोग बैठे हुए। अच्छा, तो वो जिन ठेकेदारों को आप नवाजते हैं, जिनको आप ठेके देते हैं, अच्छा पहले तो फैसला हुआ कि ठेका किसको देना है। मतलब इधर अगर मेरिट भी हो गया, जो रेयर होता है, इधर अगर मेरिट हो भी गया तो फिर आपने उससे काम लेना है। अब एक स्टेज है जहां पे बड़े पैमाने पे डंडी मारी जा सकती है, वो है कि आपने काम किसको दिया और किसको नहीं दिया। तो सियासी जमातें कई दफ़ा ये कोशिश करती हैं कि उनके फेवरेट्स को मिल जाए, वो उनको नवाज दें, पेट्रोनाइज करते हैं। क्योंकि अगर मेरिट पे होगा तो फिर तो वो ठेकेदार कहेगा ना कि मुझे तो मेरिट पे मिला था, फिर वो पर्सनल लॉयल्टी नहीं बनती। लिहाजा कोशिश ही होती है MNAs की, सेनेटर्स की, मिनिस्टर्स की, MPs की, कि हम इसको ये तासुर दें कि भाई मैंने ये आपको ठेका दिलवाया है। मतलब वो ये पॉलिटिकल क्लास ये कोशिश कर रही होती है। अच्छा, अब बीच में रूल्स प्रोसीजर आ जाते हैं तो वो उसको किसी तरीके से नेविगेट करते हैं, कभी कोई मेरिट पे मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है और वो फेवर हो जाती है। अच्छा, अब आपने उनसे काम लेना है तो कई दफ़ा वो पुअर क्वालिटी का काम करते हैं, आपको पता होता है, वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज की वजह से उनकी वो चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं, वो अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम से निकल जाते सिस्टम से निकल जाते हैं। अब 1 अरब रुपए का काम होना था, ठेकेदार ने काम किया ही नहीं है, ये 20 करोड़ का किया है, ये 40 करोड़ का किया है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी थी, उसने पैसे बचा लिए और क्वालिटी की बिल्डिंग नहीं बनाई, क्वालिटी की सड़क नहीं बनाई, क्वालिटी का ब्रिज नहीं बनाया, उसमें उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा रख लिया। तो अब अगर उसकी सही इंस्पेक्शन होगी तो वो पकड़ा जाएगा, अगर मॉनिटरिंग सही हो रही होगी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन हम वो नहीं करते, जिसके नतीजे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो पुअर क्वालिटी के होते हैं। और उसमें भी एक पॉलिटिकल एलिमेंट है कि वो जी हमने आपको बचा लेंगे जी, आपको कोई मसला नहीं है, बिल भी पास हो जाएगा। बिल पास करने में तो पैसे देने पड़ते हैं और रेट्स फिक्स्ड हैं कि इतना % उसके लिए होगा, इतना % उसके लिए होगा। अच्छा, एक तरफ तो वो है ना कि रेट्स फिक्स्ड है, आपने पैसे देने हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो फिर करप्ट पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि अगर सिर्फ रेट्स की बात हो और सियासतदान उसमें हिस्सेदार ना हो तो फिर तो वो आवाज़ उठाएंगे ना कि ये क्यों हो रहा है, ये 15%, ये 20% कमीशन क्यों लिए जा रहे हैं। तो MPs का काम है ना कि लोगों का हक की नुमाइंदगी करते हुए ऐवान में ये सवाल उठाएं, लेकिन उतनी गुफ्तगू हमें वहां पे नजर नहीं आती है जितनी होनी चाहिए। अब ये कमीशन जो है वो हर प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है, हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये हो रहा है, मतलब ये एक ओपन सीक्रेट है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन इसकी डिबेट, इसकी डिस्कशन असेंबली में आपको, नेशनल असेंबली में नहीं मिलती है, क्योंकि उसके साथ ही जुड़ा हुआ मसला पॉलिटिकल पैट्रोनेज का है। They are part of the system ना, क्योंकि वो एक CN, वो SDO, वो SC, वो जो काम कर रहा है ना, वो भी तो उसके साथ भी तो किसी ने मतलब बुनियादी तौर पे मुख्तार साहब जो आप बात करें बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जो ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट है एक्चुअली वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, ताकि वो हर एक से बराबर फासला रखे रियासत जो है और सारों की अकाउंटेबिलिटी करे। तो वो इस पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड एंडेमिक करप्शन के इस प्रोसेस में
वो मॉडल collapse कर जाता है, एंड स्टेट बिकम्स अ वीक एंटिटी। एग्जैक्टली देखिए ना, अदरवाइज तो ये ना कि पोलिटिकल क्लास दे पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव को ओवरसी करें। अब पॉलिसी आपने दे दी है, कैबिनेट ने पॉलिसी दे दी है, अब नीचे सेक्रेटरीज और इनका काम हो कि आप जाएं इसको एनफोर्स करें। दुरुस्त। और अगर वो जब एनफोर्स कर रहे हो तो उसका पूरा क्राइटेरिया हो, मेरिट हो कि ये ऐसे काम होना है, प्रोसीजर्स लेट डाउन हो, प्रोसीजर्स को ज़ाहिर है कैबिनेट ने देखा हो, उनकी मंजूरी से वो आते हैं। और पार्लियामेंट्री कमेटीज में एग्जैक्टली अब कैबिनेट और पार्लियामेंट्री कमेटीज उसको ओवरसी कर रही हो कि ये जो हमने पॉलिसी दी थी, ये जो हमने प्रायोरिटीज तय की थी, या क्या उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। और नीचे उनको आप ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दें कि अब हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपने किसको ठेका देना है, किसको जॉब देनी है, उसके सिस्टम्स बने हुए हैं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से होगा या वट, तो आप उसके मुताबिक अब आप मेरिट पे फैसले करें। और ये जो कैबिनेट है ऊपर से और जो लेजिस्लेचर्स है, ये वो बैठे ओवरसी कर रहे हो कि आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और वो कमेटियों का किरदार उसमें एक इफेक्ट वो होता है कि कमेटियां उसको देखें कि हाँ जी ये ला था, क्या आपने इसकी कंप्लायंस की है, यहाँ पे वायलेशन हुई है, यहाँ पे आपने इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन की है, उसको पॉइंट आउट करें। अच्छा लेकिन जब ये गड़बड़ हो जाता है, ये जब गड़बड़ हो जाता है तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। और ये जब है कि आपने ठेकेदार को भी पर्सनली फेवर की, या तो कॉन्ट्रैक्ट देने की स्टेज पे या बाद में क्वालिटी का काम ना लेने पे, ना देने पे आपने उसको अकाउंटेबल ना ठहरा के और उसको बचा कर, तो ये सब पेट्रोनेज के निज़ाम का हिस्सा है और उसमें ज़ाहिर है बहुत सारा नुकसान हो रहा है। अब आप सोचिए ज़रा, ये 2005 में ज़लज़ला आया था हमारे कश्मीर के इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। अब आप ज़रा इनसे पूछिए कि कितनी सरकारी इमारतें बच गई थी उसमें। अब आप कहेंगे कि कुदरती आफत थी, कोई कुदरती आफत तो थी, लेकिन सरकार की बनाई हुई सारी इमारतें गिर गई तकरीबन। होगी। और वो जो उधर जो मिलिट्री बिल्डिंग्स थी वो भी ठेकेदारों की बनाई हुई थी। और वो जो इवन प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये बुरी तरह डैमेज हुए। बाकी सारी सरकार, अच्छा अगर कोई बच गया ना बिल्डिंग, तो वो जो लोगों ने खुद बनाए थे। अच्छा लोग खुद बनाए तो भाई वो काफी सारे घर महफूज रहे। सरकारी बिल्डिंगें ज्यादातर, ये तकरीबन सारी तकरीबन गिर गई। क्यों? क्योंकि यही काम हुआ था ना, आपने ठेके दिए कैसे थे, ठेकेदार से काम कैसे लिया था, उसकी उसको ओवरसी किया था आपने। ये तो नहीं है कि उसने पूरा सरिया नहीं डाला, पूरा सीमेंट नहीं लगाया, उसमें जो पूरा, चूंकि हमारे यहाँ वो जो डिजाइन बने हुए हैं वो तो बड़े अच्छे बने हुए हैं। ये जो एक्सपर्ट्स ने डिजाइन बनाए हैं कि एक बिल्डिंग कैसी बननी है, वो तो सारी चीजें हम देख के बनाते हैं। ठीक है ज़ल्ज़ले में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होना था, लेकिन क्या इतना होना था अगर आपने सारे बिल्डिंग कोड्स फॉलो किए होते? तो वो नहीं किए हुए थे। अब हमारे यहाँ ये अक्सर होता रहता है ना कि जनाब वो फलां पुल गिर गया, वो सड़क बनाई और कुछ अरसे बाद वही रोड होना शुरू हो गई। ये बिल्डिंग बनाई जनाब और वो रहने के काबिल नहीं है, उसमें जनाब आपने किस तरह का मटेरियल यूज़ किया है, वो सीमेंट गिरना शुरू हो जाता है। वो सीमेंट में वो जो रेत और सीमेंट की शरह होती है, अब उसमें गड़बड़ कर लेते हैं। वो नई नई बिल्डिंग बड़ी ठीक लगती है, बाद में पता चलता है इधर अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंगें हैं, उस ज़माने का जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वही रोड नहीं होगा, हमारे 2 साल पुरानी उससे हो जाती है। अरे फिर तो वो ठेके भी दे देते हैं जो नहीं देने बनते होते। आप इस्लामाबाद में कई दफ़ा देखेंगे कि वो एक अच्छी भली सड़क होती है, उसके ऊपर एक दिन वो आ जाते हैं, वो सारा इसके ऊपर एक नई लेयर डाल के चले जाते हैं। वो जून के महीने में, मई में पैसे खर्च करने होते हैं। अब जब पैसे खर्च नहीं करेंगे तो हुकूमत पूछेगी ये पैसे खर्च क्यों नहीं हुए, ये बोर्ड पूछेगा। अच्छा तो अब एक तो पैसे खर्च करने हैं, अच्छा तो लेकिन पैसे खर्च करेंगे तो उसमें कमीशन भी तो आता है ना, मतलब बगैर खर्च किए तो आप पैसे जेब में नहीं डाल सकते ना। आप अरब रुपए का प्रोजेक्ट देंगे, 10-15 करोड़, उसमें करप्शन होगी, कमीशन होगा, वो मुख्तलिफ अफसरों में बट जाएगा। तो ये निज़ाम है और ये मुमकिन इस वजह से है जो कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। एब्सोल्युटली, एंड करप्शन, पैट्रोनेज। तो ये जो प्रोक्योरमेंट का हमारा सिस्टम है वो भी इस वजह से। बल्कि मुख्तार साहब, मैं एक दफ़ा एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर असद सईद, कराची में बेस्ड हैं। तो उनका जो पीएचडी की जो डिसर्टेशन थी, दैट वाज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन पाकिस्तान, एंड ही कंपेयर्ड 1960s एंड 1980s। वन ऑफ द कंक्लूजन्स उनकी उस रिसर्च का एक जो कंक्लूजन है वो ये था कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जब कर्जे दिए जाते थे कि आपने प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर में बढ़ानी है, और वो सरकारी जो बैंक्स थे हमारे,
वो जब पैसे लोन किसको देना है, वो उसको देना है जो ये नारा लगाता हो, मर्दे मोमिन मर्दे हक। हाँ, आप हर एक को मेरिट पे या किसी के बिजनेस प्लान पे पैसे नहीं देते थे, उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पे या उसके कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड पे, कैपिटलिस्ट सक्सेस पे पैसे नहीं देते थे। आप उसके अंदर बहुत बड़ा जो एलिमेंट था वो पॉलिटिकल लॉयल्टी का था, ऑल्दो दैट वाज मिलिट्री गवर्नमेंट, बट उसने भी इसी तरीके से डिसाइड किया रजीम, तो बहरहाल वो एक था एक रूल। सो ये इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस इस लेवल पे लेके चली जाती है, ये पॉलिटिकल पैटर्नेज का जो प्रोसेस है, कि इट एक्चुअली इट कैन सैबोटाज योर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स टू। इस हद तक ये खतरनाक हो सकती देखिए है। ना, आप इसके वो देखें मसाइल इससे जो बनते हैं। अब अगर एक डॉक्टर मेरिट पे आया ना, उसका शुरू से ट्रस्ट होगा कि जी मैंने मेहनत की थी, मेरा एक एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, मैं मेरिट पे भर्ती हो गया। अब उसका सिस्टम में ट्रस्ट है कि मैं मेरिट पे, अच्छा अब वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे फोकस करेगा कि अब मैं मजीद मेहनत करूं, अपना एक प्रोफाइल बनाऊं, चूंकि मेरी प्रमोशन फिर होगी, तो फिर अपनी मेरिट पे वो प्रमोट होगा, फिर किसी जगह पे पहुंचेगा। तो ये तो एक बड़ा सीधा तरीका है जिससे आपका सिस्टम की क्रेडिबिलिटी भी नजर आती है। डॉक्टर को अपने आप पे एतमाद है कि मैं मेहनत करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, वो उसकी अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस बनेगी, मरीजों को भी फायदा होगा, क्योंकि एक प्रोफेशनली जो अच्छा डॉक्टर है वो लोगों का इलाज कर रहा है, और वो इसलिए इलाज कर रहा है क्योंकि वो अच्छा इलाज करेगा तो उसका कैरियर पाथ आगे बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा अब आप सोचिए, एक डॉक्टर को आपने सिफारिश पे भर्ती कर दिया, वो डॉक्टर पहले दिन से क्या सोच रहा है कि सिफारिश पे भर्ती हुआ हूं, सिफारिश से ही मैंने आगे जाना है, क्योंकि ये सिस्टम है, उसके लिए तो वही सिस्टम है ना। अच्छा वो बजाय इसके कि मजीद किताबें पढ़े, मजीद कोर्सेज करे, मरीजों को अच्छा सेटिस्फाई करे, उनका अच्छा इलाज करे, अब ये उसका इंसेंटिव नहीं है। उसकी प्रमोशन, उसको लगता है कि उसकी प्रमोशन इस वजह से नहीं होनी, उसकी प्रमोशन होनी है कि वो किसी सियासतदान के ताल्लुक अच्छा बना ले, उसने 4 अच्छे ताल्लुक पहले बनाए हुए हैं, वो कहेगा मैं उसको भी खुश रखूं, उसको भी खुश रखूं, उसको, वो शायद अस्पताल में कम वक्त गुजारता होगा, दफ्तरों के और डेरों के चक्कर ज्यादा लगाता होगा। ये हो रहा है हमारे यहाँ। जब मेरिट नहीं होता तो ये होता है, और ये हमारे यहाँ चल रहा है। मतलब इदारों का इन्हतात जो है और उनकी एफिशिएंसी, एग्जैक्टली, पूरा फैब्रिक उधड़ पुधड़ जाता है। This is why, और ये वो चीज है जिसकी सियासतदान बात ही नहीं करते। हमारी असम्बलियों में ये बात क्यों नहीं हो रही, और बल्कि इसका उल्टा देख रहे हैं कि जी वो उसने हुक्म दे दिया है और अब मैं इनको रेगुलराइज कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो? ये तो फैसला उस अस्पताल के हेड को करना चाहिए, अब मैक्सिमम सेक्रेटरी को करना चाहिए, कोई डीजी हेल्थ को करना चाहिए, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे करना चाहिए, किसी मेरिट की बुनियाद पे करना चाहिए। हुक्म आ गया है जी, अब चीफ मिनिस्टर साहब बैठे दस्तखत कर रहे हैं। मतलब, और अगेन ये तो एक चूंकि रिसेंट बात है, हम उसकी मिसाल दे रहे हैं, लेकिन कॉमन है। मतलब कई जगहों पे, कई सूबे हमारे ऐसे हैं जिधर पब्लिक सर्विस कमीशन भी नाम के रह गए हुए हैं, उनके सामने भी लिस्टें आ जाती हैं, आप इनको नौकरी दे दें, और भाई जब लिस्टें आ जाती हैं, अच्छा वो काम और बल्कि पीछे से शुरू हो जाता है। इधर स्कूलों में जो नकल लगती है, कॉलेजों में जो लगती है, यूनिवर्सिटी में लगती है, वो कहते हैं पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरा तो फलाना ताल्लुक वाला है, उससे कहेंगे तो जॉब तो मिल ही जानी है, बस सर्टिफिकेट चाहिए और डिग्री चाहिए। इधर कई जगहों पे वो चल रहा है। अब आप पूछ लीजिए, सिंध से जरा ज्यादा शिकायत आती है, लेकिन और जगहों पे भी होता रहा कि ये तो इस हद तक आपको अचंभा महसूस होगा ये बात सुन के। हम एक सूबे में हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स में रिक्रूटमेंट्स करनी थी, तो जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई डॉक्टर्स की, तो हमने डॉक्टर्स से पूछा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो इसका जवाब देने उनके पास नहीं था। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट की पोजीशंस थी, तो जब हम पूछते थे, एक यूनिवर्सिटीज़ हैं एक दो सूबों की, तो वो कहते थे कि सर ये हमने कागज़ लिया हुआ है, ये इसका हमें ये पता भी नहीं है कि हमने में पढ़ा के। अब आप इमेजिन करिए कि आप डॉक्टरों की पोजीशनें फिल कर रहे हो और वो इस तरह से हो रही है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड का नहीं पता। इधर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं और उसमें हर तरह के वो आ रहे हैं। अब जब तक आपका सिस्टम अच्छा रिक्रूटमेंट का नहीं होगा, और जब तक आप इसको सियासी मुदाखलत से उसमें ख़त्म नहीं करेंगे, तो कैसे मेरिट आएगा? अब इधर देखिए ना, ये कितना बड़ा जुल्म है कि आप अपना इलाज करवाने जाएं, आपके बच्चे का इलाज करवाने जाएं, और आपको ये पता ना हो कि जिस डॉक्टर के साथ मैं बैठा हूँ इसकी डिग्री ठीक है और ये सिफारशी भर्ती नहीं हुआ, और क्या ये वाकई लेटेस्ट रिसर्च को पढ़ रहा है, या ये अपना आधा वक्त सियासतदानों के पीछे भागता है और उनके तलवे चाटता है ताकि इसकी प्रमोशन हो जाए। इधर ये आप स्टोरीज देखें, किसी भी अस्पताल में आपका डॉक्टर जानने वाला हो, आप पूछिए उधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे तैनात होता है।
उधर ये जो कैसे प्रमोशंस हो रही हैं, मतलब आपको इस तरह की स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसे हो रहा है या 100% ऐसे ही होता है, लेकिन एक साइजेबल परसेंटेज ऐसे केसेस की है जहाँ पे लोग जो है वो ये काम करे हुए, उनको उनको उनका इंसेंटिव ये है कि भाई, या उनको ये लगता है कि मैंने अगर ये सियासी ताल्लुकात कल्टीवेट कर लिए और मैं उधर उनका कुछ किसी का लॉयल बन गया, तो फिर मेरे ऊपर उसका साया रहेगा, उसकी पैट्रोनेज मुझे हासिल है, फिर मैं आगे बढ़ता ही चला जाऊंगा। और कहीं बल्कि हम इस चीज को इस एंगल से भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में बावजूद तमाम मसाइल के कुछ इदारे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, वो इदारे वो हैं जो बुनियादी तौर पे मेरिट की पासदारी करते हैं। उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस से आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक सिस्टम जरूर है कि आपने कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है और कैसे ऊपर लेके जाना है, और वो उस प्रोसेस से जरूर गुजरते हैं। दिस इज व्हाई दे आर मोर प्रोफेशनल। अच्छा, इसी तरह और भी इदारे हैं जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कुछ इदारों का ताल्लुक है। हेल्थ केयर सिस्टम्स के भी कुछ इदारे ऐसे हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में ऐसे इदारे हैं जहाँ पे मेरिट पे और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के तहत काम होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद जब अपने जो अच्छी कंपनीज हैं जो थ्राइव करती हैं, वो मेरिट पे लोगों को लेके आते हैं। एब्सोल्युटली। और वो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन यही जो सियासतदान है, अगर इनका कोई जाती फैक्ट्री हो तो उसमें सिफारिश पे रखते हैं लोगों को, भर्ती करते हैं। काम नहीं करेगा बंदे को निकाल देंगे ना। एब्सोल्युटली। उधर पर्सनल इंटरेस्ट है। ये तो सरकार का इधर है ना कि इधर लूट, वो जो मर्जी करो। अब तो ये है कि अपने बच्चों को भी नहीं लेके आते। अब तो प्राइवेट, उसका एक कंपनी जो है उसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें सीईओज वगैरह सारा स्टाफ प्रोफेशनल नहीं आते। हाँ। अच्छा, लेकिन हम ये सारी बात कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं भी। मिसाल के तौर पे हम पंजाब में 90s में देखते थे तो वो एएसआई और नायब तहसीलदार और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टें एमपीओज को बांटी गई। अच्छा, फिर वो एक जमाना था जब टीचर्स के कोटे दिए जाते थे पंजाब में। मुझे याद है वो एक वक्त में तो टेलीफोन कनेक्शन का भी कोटा होता था, उसका भी कोटा था एमपीए के कोटे में। अच्छा, मेडिकल कॉलेजों में चीफ मिनिस्टर की सीटें, गवर्नर की सीटें ये होती थी, प्राइम मिनिस्टर की सीटें अजीब होती थी। अच्छा, कुछ वालों से बेहतरी आई है। अब ये सड़क, ये वो समाजी सहूलियात है ना, पॉलिटिकल पैट्रोनेज के लिए ये भी इस्तेमाल होती थी कि फोन देना है तो सियासी तौर पे सड़क किस इलाके में बननी है, उसके कोटे में से बननी है, उसके पैसों में। वो हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अभी बात नहीं की है, वो भी करते हैं। अच्छा, फिर जो लोग पॉलिटिकल लॉयल्टी और पॉलिटिकल कंप्लायंस के सिस्टम में होते हैं, उनकी थानों में भी एक खास तरह की रिस्पेक्ट होती है। वो मुजरम के या किसी के साथ जाएंगे, उनकी आवभगत होगी। तो ये सिस्टम बड़े कॉम्प्लेक्स वे में ऑपरेट करता है। अच्छा, अब देखिए ये वाली बात जो मैं कर रहा था कि एक जमाने में ये एक्साइज इंस्पेक्टर्स ये पंजाब में हुआ, नायब तहसीलदारों की भर्ती पॉलिटिकल उस पे एमपीएस के कोटे, और एमपीएस ने अक्सर भांजे भतीजे भर्ती करवा दिए थे उस वक्त। अच्छा, फिर उस वक्त प्लाटों का भी हुआ। ये जौहर टाउन में बहुत सारे प्लाट जो है वो एमपीएस को और साफियों को और इनकी बंदरबांट की गई। अच्छा, लेकिन फिर ये हुआ कि बहरहाल इसमें वक्त के साथ इस पर बड़ी तनकीद हुई, अदालतों में मामला आ गया। अच्छा, एक जमाना टीचर्स के कोटे दे दिए गए हर एमपी को, ये आप 300 टीचर भर्ती करवा दें। ये हैदर वाई साहब का जमाना था। अच्छा, उस पर भी फिर मीडिया में तनकीद हुई, कोई अदालतों में चीजें चली गई। अच्छा, तो बहरहाल उसमें कुछ फिर बेहतरी आना शुरू हो गई। अब तो हम देखते हैं कि वो पंजाब में खास तौर पर कि कांस्टेबल्स के भी वो बाकायदा दौड़े और टेस्ट लिए जाते हैं, और कुछ उसमें मेरिट आ गया हुआ है। तो कुछ इसमें मेरिट में पंजाब में हम खास तौर पे देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं। कुछ सूबों में बेहतरी है, कुछ में नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फेडरल के हवाले से वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से शिकायत आती रहती हैं कि उधर भी बड़ी इंटरफेरेंस है, और जो बड़ा जुल्म है अगर ये हो रहा है उधर वहाँ पे, तो ये भी एक बड़ा जुल्म है कि ये नहीं हो कि वहाँ पे अगर पब्लिक सर्विस कमीशन भी अगर मेरिट डिलीवर नहीं करते तो फिर बाकी तो क्या तवक्को होगी। दुरुस्त। तो और जो आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी यही होता है कि इधर तो एमपीएस को वो हमने और एमएनएस को और सेनेटर्स को फंड्स देने शुरू कर दिए थे कि आप 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट कर लें। मतलब कहीं कभी कम कभी ज्यादा। बलूचिस्तान में तो बीच में बहुत ही पैसे दिए जा रहे थे एमपीएस को। अब आजकल पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन बीच में तो उनको बहुत पैसे, एक एमपी को पर ईयर 30 करोड़ 50 करोड़ इस तरह के पैसे दिए जा रहे थे कि जनाब आप इसके प्रोजेक्ट रिकमेंड करिए। और अच्छा, उसमें भी अब देखिए कोई तुक नहीं बनती है कि आप एमपी को करें पैसे। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में भी वो एसडीजी अचीवमेंट प्रोग्राम है, उसके पैसे ये
MNAs को देते तो नहीं है, उनसे कहते हैं आप स्कीमें दे दें। वो एक मतलब कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, मतलब आप बेसिकली उनकी स्कीमें ले रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, लेकिन पैसे आपने उनके लिए रखे हुए, बजाय इसके कि आप ये कहेंगे हमने उनको पैसे दे दिए। ज़ाहिर है उनको ये तो नहीं है कि उनको कैश में देते हैं, उसका कभी भी नहीं था। तो वो भी एक तरीका है उनको नवाजने का। अच्छा, जब आप MPA को फंड देते हैं तो वो क्या करता है? वो आगे जाके कहता है कि जी वो फिर किसी को पर्सनली फेवर करता है। वो कहता है जी ये मैं आपकी सड़क बनवा, किसी गांव वालों को कहेगा या किसी मोहल्ले में किसी गली वालों को कहेगा कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो वो जैसे मैं, ये नहीं कि हुकूमत पाकिस्तान या ये जी कि ये हमने जी आपके इस सारे ज़िले की हमने कोई डेवलपमेंट की जो है एक उसको कोई नीड असेस की थी और उसमें मेरिट पे आपकी गली की प्रायोरिटी बनती है। होता है ना कि जी ये ज़्यादा ख़राब हुई है, या इधर आबादी ज़्यादा रहती है, या इधर कोई इजाफी मसाइल ऐसे हैं कि इसकी तवज्जो इस तरफ तवज्जो ज़्यादा बननी चाहिए, तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। ये नहीं होता, पर्सनली फेवर किया जा रहा होता है। अच्छा, उस पर्सनली फेवर करने में बाज़ बात ये होता है कि एक बासठ बंदे का कोई डेरा है, लेकिन उसके लोकल पैट्रोनेज का ताल्लुक बड़ा अच्छा है कि वो 500 लोग उसकी मर्जी से वोट दे देते हैं। लेकिन ये देखिए नीचे क्या होता है कि मैं एक ताल्लुक है, मैं इलाके के MNA हूँ, किसी एक डेरे पे एक बंदा रहता है जिसका इलाके में असर है, उसके 500 वोट है, मैं उसके लिए एक सड़क बनवा दूंगा या उसके डेरे तक बिजली पहुंचवा दूंगा। क्यों? कि ये मुझे 500 वोट दिलवा सकता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, हो सकता है साथ ही में आबादी हो जिधर 500 लोग रहते हैं, तो अब उनकी नीड पहले होनी चाहिए थी ना, बजाय इसके कि आप उनको बिजली देते या उनके लिए सड़क बनाते जिससे 500 बंदे को फायदा होना था, आपने एक डेरे पे दे दी, चूंकि वो बंदा है कि जिसका नीचे इन्फ्लुएंस अच्छा है और वो वहां से 500 वोट दिलवा सकता है। तो ये जो पैट्रोनेज का ताल्लुक है ना, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता है। तो वो बल्कि ये ना हर मौजा की सतह पे पॉलिटिकल पार्टीज ने एक खड़पेंच सिस्टम रखा होता है, उनके थ्रू ये डोल आउट करते हैं। एब्सोल्युटली। और वही फिर वो यही होता है कि मैनेज इलेक्शंस थ्रू। एब्सोल्युटली। और वही जो है इलाके का, हर इलाके में जो बंदा है वो कहता है जी कि अच्छा जी ये जी थाने से मैंने उसको रिहाई दिलवाई है, हाँ। ये जी वो पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे, चलो जी मैंने जाके छुड़वा दिए। वो जो MPA कहता है जी कि देखें वो आपको पुलिस ने पकड़ा था, मैंने आपको छुड़वा दिया। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पुलिस में इंटरफेयर करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा गलत ही कर रहे हो, क्योंकि पुलिस भी ज्यादतियाँ करती है। तो कई दफ़ा ये जो है ना, जब सिफारिश करते हैं या इंटरफेयर करते हैं पुलिस के सिस्टम में, तो कई दफ़ा वो ठीक होता है कि आपने एक बेगुनाह बंदे को पकड़ा है तो इसको छोड़े। अच्छा, अगर तो MPA ये कह रहा हो ना कि ये आपने बेगुनाह बंदे को पकड़ा है, क्यों पकड़ा, और मैं आपकी बात जाके असम्बली में करूंगा, ये मेरे प्रिविलेज का इशू है, मैं असम्बली में ये आवाज उठाऊंगा। वो DPO से ये कह रहा हो कि आप इसकी ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे बात कर रहे हैं, हमारे नाजरीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फॉर रॉन्ग रीजंस नहीं एक्ट कर रहे होते। नहीं, चूंकि दे एक्ट फॉर जस्टिस, दे एक्ट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल। ओवरऑल चूंकि सिस्टम आर्बिट्रेरी है, ओवरऑल सिस्टम में इनजस्टिस बहुत ज्यादा है, तो पुलिस वालों को अब बिल्कुल भी छोड़ दें तो वो कौन सा इंसाफ करते हैं, उधर कितनी मैसिव करप्शन है। अच्छा, तो कई दफ़ा वो लोगों को हरास करते हैं, मोटरसाइकिलों वालों को और लोगों को, बेगुनाह लोगों को। फैमिली में एक बंदे ने जुर्म किया है, सारी फैमिली को उठा के ले जाएंगे, मवेशी पकड़ कर ले जाएंगे, जो बिल्कुल ये एक बर्बरियत है, मतलब जिसका कोई किसी मुअज़्ज़ब मुआशरे में कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मतलब एक बंदे ने जुर्म किया है, आप उस बंदे को ढूंढें, पकड़ें, लेकिन वो सारे बीवी बच्चों को उठा के ले आएंगे थाने में। ये हमारी पुलिस करती है। ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस को रोकने के लिए हमारे मुल्क में कुछ सियासतदानों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। ऐसा काम हुआ है जहाँ पे एक्सेस थी सिविल इदारों की, इवन और भी इदारों की, तो पॉलिटिशियंस ने उसके लिए आवाज बुलंद की और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया। ये किया है। अच्छा, लेकिन अगर इसी हद तक हो ना कि एक्सेस कमिट हुई है और अब आप उसके लिए आवाज उठा रहे हैं और कहते हैं कि ये ज्यादती हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए आप मुख्तलिफ फोरम्स पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव रोल हो गया। लेकिन अब अगर आपका वही पेट्रोनेज और लॉयल्टी का ताल्लुक और आपका वोटर है, आपका सपोर्टर है, अब उसने गलत काम किया, तो इधर बहुत सारे MPAs MNA वो उसके साथ भी खड़े होते हैं। तो जब पुलिस को सिफारिश हो रही होती है तो सिर्फ हक के लिए नहीं हो रही होती, काफी सारी जगहों पे वो एक आप क्रिमिनल के साथ भी खड़े होते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? अगेन हुई पर्सनल लॉयल्टी, दुरुस्त, कि जनाब ये मेरा सपोर्टर है,
इसके साथ ये याद रखेगा कि अगर मैंने इसकी इस मुश्किल वक्त में मदद की है तो ये याद रखेगा, ये जनरेशन्स तक में भी ये कम से कम अपनी उसमें ये मेरा ख्याल रखेगा, कम से कम तवक्को ये होती है। अब वो पूरी होती है या नहीं होती है, तजर्बा ये बताता है कि ज़रूरी नहीं है वो पूरी हो। मतलब ये पॉलिटिकल क्लास के इंटरेस्ट में है कि वो इस पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स से बाहर निकले। ये तो अब बहुत दफ़ा हुआ है ना। अब आप पॉलिटिक्स में देख लें, आपने किसी को ज़ाती तौर पे फेवर किया और उसने कुछ ही लॉयल्टी का ख्याल नहीं रखा। अब देखिए ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कई जर्नैलों को बाईपास करके ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। शायद जहन में ये होगा कि ये मेरा एहसानमंद रहेगा, बल्कि तो उसको फांसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पीरियड में के बारे में जो असेसमेंट्स हम देखते हैं, उसमें से एक बात ये भी आती है कि उन्होंने जब नेशनलाइज किया प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, तो उसको उन्होंने जॉब इस तरीके से उसकी बांटी कि वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज की एक मिसाल बन गई। और वो इदारे जो हैं शुरू में शायद कुछ चलते रहे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारे डीजनरेट होते गए, वो ओवरलोड हो गया उनके ऊपर जॉब्स का। अब देखिए ना, सरकारी कंपनियां तो चीन भी चला रहा है ना कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को उन्होंने जॉब क्रिएशन के मॉडल के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि सरकारी कंपनियां तो चीन भी चला रहा है ना, और बहुत सारी प्रॉफिट्स में, और उनकी इकोनॉमी को कितना आगे लेके गई हैं वो पब्लिक ये चाइना मोबाइल जो है ये उनकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, वेरी सक्सेसफुल। हम पीटीसीएल नहीं चला सकते थे। हमारे यहाँ नेशनलाइज करके आपने पेट्रोनेज के सिस्टम का हिस्सा बना दिया। आप इधर किसी को एमडी बनाना है, किसी को जनाब डायरेक्टर बनाना है, तो वो आपने डोल आउट्स करने शुरू कर दिए। और ये सारे तो उसको जो ये हम पब्लिक गुड को इजी मनी के सोर्स समझ के जो उसको सबुताज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं, उसको एक तरह से टॉर्पिडो कर देते हैं, तो इदारा जाती इन्हतात का बायस बन जाते हैं। ये एक बड़ा देखिए, वो जो अमानत के तौर पे है ना, कि आप इसको अमानत समझ रहे हो कि मुझे अख्तियार दिया है लोगों ने पैसा दिया, ये मेरे पास अमानत है और मुझे ये खर्च करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और मैंने इसको ऐसे डोल आउट्स में नहीं बांटना कि जिसका ओवरऑल नुकसान हो जाए। ये बात लोगों को ये तासुर देते हैं, देखें जी मैंने तो नौकरियां दी हैं। देखिए ना, जब इन पे ये इल्जाम लगते हैं तो ये लोगों के सामने बड़े मासूम बन के जाते हैं, देखिए जी मैंने तो नौकरियां दी। अच्छा भाई, नौकरियां और मैं जुर्म बार बार करूंगा, इस तरह भी बात ये मैं जुर्म बार बार करूंगा। अच्छा, मतलब भाई बात ये कि नौकरियां तुमने मेरिट पे दी हैं, मेरिट में दो ना। सबसे अच्छा जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसको डॉक्टरी की नौकरी दो। आपने वो तो नहीं किया, आपने तो इदारे तबाह किए। अच्छा, ये पीआईए अगर अच्छा चल रहा होता मेरिट पे, ये ज्यादा नौकरियां देता। एब्सोल्युटली। आपने गलत लोगों को नौकरियां दे दे के इदारे का भट्ठा बिठा दिया। अब वो जो पहले उसमें रिक्रूट किए हुए वो सस्टेन ही नहीं होते। अगर ये पीआईए अच्छी चल रही होती, इसमें 100 जहाज होते तो इसमें इससे 4 गुना मुलाजिम ज्यादा होते। ये स्टील मिल अगर आपने अच्छे से चलाई होती तो वो आज भी चल रही होती, वो मुनाफा भी दे रही होती, उसमें आज से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही होती। तो एक्चुअली ये जो मासूम बन के जाते हैं, मैंने नौकरियां दी हैं, तो वो इदारों का भट्ठा बिठा देते हैं। They start killing the goose which lays golden egg. एग्जैक्टली। और वो इस पे फिर वो लोग भी हमारे पास का सादा लोग हैं, वो इसमें बेवकूफ बन जाते हैं और ये कहते हैं मैं ये जुर्म दोबारा करूंगा। ऐसे कहते हैं हम बड़ा कारनामा अंजाम देकर आए हैं। और हमारे वो फिर अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म। मुख्तार साहब, हमने बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात की कि जो मसाइल हैं आपके जहन में इसके कुछ सॉल्यूशंस भी जरूर आते होंगे। आप क्या तजवीज़ करते हैं? आप उन फोरम का हिस्सा भी हैं जो करप्शन के ऊपर इंटरनेशनली देख भी रहा है चीज़ों को, तो हाउ यू लुक एट इट कि ये हमारी गवर्नमेंट का ये जो परफॉर्मेंस है ये बेहतर कैसे हो सकती है, क्या किया जाए इस पर? अच्छा, मैं एक आखिरी बात करके फिर इस तरफ आता हूँ। वो ये है कि जब हम इस तरह ये पैट्रोनेज देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल लॉयल्टी ले रहे होते हैं। ये बाद में इनका उसको जो पॉलिटिकल फाइनेंस है ना उससे भी ताल्लुक है। जिन ठेकेदारों को आपने नवाजा है, जिन बिजनेसमैन को आपने कोई सब्सिडाइज कर दिया है, या कि जिनको कोई ड्यूटी में रिबेट दे दिया है, अच्छा ये भी उसकी शक्लें हैं। देखो ना कि कोई आप ड्यूटी आगे पीछे कर दें, किसी का टैक्स थोड़ा कम कर दें, तो उससे भी तो बेशुमार किसी का फायदा हो जाता है ना। फिर जब आप उसको फायदा देते हैं तो फिर पॉलिटिकल फाइनेंस उधर से आता है। एक वक्त पे तो वो इंपोर्ट लाइसेंस स्कीम्स होती थी, तो वो लाइसेंस अपने लोगों को देते थे और वो भी कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ लाइसेंस ही बेच देते थे। एग्जैक्टली। लाइसेंस कोटा बेचते रहते थे। इधर तो कई वो हैं जो टैक्स चोरी करते हैं दबा के। अच्छा, फिर सियासत में भी इसलिए आता है ये हमारी टोबैको वाला माफिया जो है, ये जो अच्छा वो आप बिजनेस चला रहे हैं, अब आपने टैक्स चोरी करना है। अब आप सोचते हैं यार टैक्स चोरी करना है तो ये तो पकड़ने आ जाएंगे, फिर आप कहते हैं मैं सियासत ज्वाइन कर लेता हूँ। ये करोड़ों रुपए दे के सेनेटर भी तो बनते हैं ना। ये हमारे यहाँ खबरें लगती रही है ना कि करोड़ों 50-50 करोड़ रुपए के, वो क्यों? उनको ये बिजनेस के तौर पे अच्छा लगता है।
मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सियासत में वैसे शौक होता है, वो कहते हैं ये भाई मैं 50 करोड़ रुपया दे रहा हूँ तो मैं तो 5 अरब रुपए का फायदा ले लूंगा सेनेटर बन के। मेरी टोबैको की इंडस्ट्री है या मेरी कोई और इंडस्ट्री है, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, वो मेरी जो टैक्स चोरी है वो मैं करता रहूंगा। मतलब ये लूट मार का ये वाला निजाम है। तो ये भी एक तरह से पेट्रोनेज की उसी ब्रॉड कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब जो आपने बात की कि करना क्या चाहिए, इसमें देखें ना, असल में तो वो कहते हैं कि हम शहरी हैं ना, लोग शहरी हैं, शहरियों को पता होना चाहिए कि उनके साथ ये फ्रॉड हो क्या रहा। ये जो उनको पर्सनल फेवर्स दी जाती हैं ना, ये जेब से नहीं दे रहे, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है उससे दे रहे। मतलब लोगों को सबसे पहले तो ये भाई मेरी वो जी फलाने बंदे ने आके मेरे पास जॉब का जो है ना लेटर अपॉइंटमेंट का उसके जी हाथ में दे दिया। ये जो एक प्लेसमेंट ब्यूरो बना था किसी ज़माने में 90s में, बहुत सारे लोगों को इन्होंने जॉब्स दे दी। अच्छा, वो फिर ये नहीं है कि लोगों बंदे को जाके अपॉइंटमेंट लेटर दें, वो किसी एमपीए को देते थे, मैं वो जाके उसको देता, ये मैंने आपकी जॉब करवा दी। भाई सरकारी जॉब है, तुमने अपने जेब से तनख्वाह देनी है। अच्छा, तो ये इन्होंने वो चलता रहा। फिर एक उनकी बहाली के लिए भी फिर बाद में वो लोग सैक हो गए, फिर उसकी बहाली के लिए भी एक वो सैक्ड एम्प्लॉइज रीइंस्टेटमेंट ऑर्डिनेंस 2010 में आ गया, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कालादम करार दे दिया। अच्छा, अब एक तो लोगों की एक पब्लिक एजुकेशन की जरूरत है कि लोग इस बात का एहसास करें कि ये जो इनके साथ फ्रॉड होता है, जो पर्सनल फेवर्स के तौर पे इनको एक्सटेंड करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। मतलब वो इसकी वजह से ये नहीं है कि अभी दे बी होल्डन टू दीज पीपल। मतलब ये एक कल्चर बदलना चाहिए। अच्छा, ये बदल भी रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि बदल नहीं रहा। जहाँ पे मेरिट आया है, पंजाब में अब काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि चीज़ें मेरिट पे होती हैं, काफ़ी सारी नहीं भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी अब अपॉइंटमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो ASI एक्साइज इंस्पेक्टर या पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने दे दिया है, टीचर्स वगैरह के लिए भी कुछ मेरिट बनता है, और जगहों पे भी ये हो रहा है, लेकिन किसी पे कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कुछ जगहों पे तो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है। अच्छा, तो पब्लिक एजुकेशन, दूसरी सियासी पॉलिटिकल क्लास को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कोई तरीका नहीं है। आप मेरिट पे करेंगे तो आप मेरिट पे अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करिए। अब एक बड़ी साइजेबल मिडिल क्लास हमारे यहाँ है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड है। अब अगर आप ये कहेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखें जी, अब हम पर्सनल फेवर्स नहीं देंगे, हम पैट्रोनेज का सिस्टम बदल रहे हैं, हम मेरिटोक्रेसी चाहते हैं और हम मेरिट को अपहोल्ड कर रहे हैं, तो इसका पॉलिटिकल डिविडेंड आपको मिलेगा। देखिए ना, और ये सियासी जमात को पता होना चाहिए कि अब हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस आ गई हुई है कि आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो आपने माजी में भी लोगों में ये अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं या डेवलपमेंट के वो फंड्स बांटे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपको फ़ायदा, बल्कि हो सकता है उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा। देखिए ना, आप अगर MNA हैं, आप 4 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं ना। आप जब 4 लोगों को फेवर करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो 50 और उधर अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं, वो कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हो गई। तो आपने अपने लिए कौन सा अच्छा काम किया? अक्सर लोग कह रहे थे हक तो हमारा बनता था, दे उसको दिया। मतलब आपने 4 लोगों को अपना लायल बना भी दिया, तो बाकियों के तो वो एहसास यही हुआ ना कि उनके साथ ज्यादती हुई, तो आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ। और चाहे अगर आप ये समझते हैं कि इससे कोई लाइफ टाइम आपको लॉयल्टी मिल जाती है, तो वो भी नहीं मिलती। वो भी नहीं मिलती। मैंने अभी आपको ज़िया-उल-हक वाली मिसाल दी, उसने भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया। इधर और बेशुमार है। मतलब आप देखें ना, ये हर सियासी जमात में कितने लोग हैं जिनको आपने MNA का टिकट दिया होगा, MP को टिकट दिया होगा, बाद में वो किसी और सियासी जमात में चले गए। मतलब ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज की जो फैंटेसी है, दिस इज आल्सो फैंटेसी, रियलिटी कम है। एग्जैक्टली, कि मतलब आप एक ऐसे इन्होंने सोशल फिक्शन बनाई हुई है कि इससे कुछ होता है, और उसी के अंदर रह रहे हैं। मतलब देखें ना, ये पीपल्स पार्टी पे 80 से इल्जाम लग रहे हैं कि ये जनाब पैट्रोनेज करते हैं, पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स करते हैं, नौकरियां बांटते हैं, नौकरियां बांट के इन्होंने इदारे तबाह कर दिए। यही इल्जाम है ना इन पे। BSP में भी इसी तरह का इल्जाम, मतलब ये सारे इल्जामात हैं। अच्छा भाई, उसके बाद कोई आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है? ऐसा भी नहीं हुआ। अगर आप इससे आपकी पॉपुलैरिटी गेन हो रहा होता तो फिर नजर आता। उसके मुकाबले में रिलेटिव टर्म्स में नून ने वो थोड़ा सा इस तरफ आए तो उनकी लाइफ एक्चुअली बढ़ गई। लेकिन देखा था पंजाब में उन्होंने अगर पब्लिक सर्विस कमीशन को बहुत सारी नौकरियां दे दी जो पहले नहीं थी उनके पास, तो उनको फायदा हुआ। और जो PTI भी है, शायद उनको भी इस नैरेटिव का फायदा हुआ है। अब जब वो उससे डाइग्रेशन करते हैं तो उस पर उन पर तनकीद भी आती है। तो मेरे ख्याल में फ्यूचर उन्हीं जमातों का है जो मेरिटोक्रेसी को बुनियाद बनाएंगे
और वो कहेंगे कि जनाब हमने मेरिट को इंश्योर किया है। इसी से जो आज की हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो उसको कोई एहसास होगा। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आप मेरिट करें, बल्कि ऐसे मेरिट की पॉलिसी बनाएं, बल्कि ऐसे क्रेडिबल सिस्टम्स बनाएं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, कि मेरिट डिलीवर होता हुआ नजर आए। अच्छा, वो प्रोक्योरमेंट्स में भी, टैक्सेशन पॉलिसीज में भी, सब्सिडीज में भी, और ये जो है डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स में भी, हर जगह। अच्छा मुख्तार साहब, एक मैंने और प्रैक्टिस देखी है विच इज कमेंडेबल। पंजाब असेंबली का मैंने देखा, हो सकता है दूसरे सूबे भी कर रहे हो, लेकिन मेरी नज़र उस पर पड़ी कि यूट्यूब वगैरह पे लाइव इनकी नशरियात आ रही हैं जब पब्लिक इनकी कमेटीज़ के इजलास हो रहे होते हैं। तो जैसे ये हमारे जो कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़, उनकी कुछ नशरियात जो है आ रही होती हैं, और इस तरह के मैकेनिज्म्स को अगर हम ज़्यादा ओपन और ट्रांसपेरेंट करें तो एक ये भी आप नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, असेंबली की प्रोसीडिंग्स ओपन, वो पब्लिक हों, वो सुनी जाएं। देखिए ना, ये हाउस ऑफ कॉमन्स की होती हैं, कमेटियों की भी काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स को ओपन होना चाहिए। कुछ आप क्लोज डोर भी रखें, क्योंकि बाज़ बात वो ये ना हो कि हर कोई देखे कहे कि जनाब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो उधर भी एक बड़ी सियासत शुरू हो जाए। मतलब कमेटी के अंदर एक सीरियस काम होना चाहिए, और लेकिन उसका कुछ हिस्से को पब्लिक करना ज़रूरी है। वो उससे भी लोगों की एक एजुकेशन होती है। लोगों को नज़र आया कि कोऑपरेटिव अंदाज से काम हो रहा है कमेटी के अंदर, चूँकि कमेटी वो जगह होती है जहाँ पे असम्बली को काम करना होता है। चूँकि फुल हाउस में तो स्पीचेज हो रही होती है ना, कमेटी वो जगह है जहाँ पे असम्बली एक्चुअली काम कर रही होती है। अच्छा, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको टेलीवाइज होना चाहिए। देखो ना, ये NHA बड़े बड़े सैकड़ों अरबों के प्रोजेक्ट्स देता है। भाई, जब आप ये प्रोजेक्ट्स अवार्ड कर रहे हैं ना, तो वो भी पब्लिक करिए ना। मतलब पता होना चाहिए कि आप ये बिडिंग जो है पब्लिक हो, ऑनलाइन हो। अब तो ऑनलाइन करना कितना मुश्किल रह गया। NHA को चाहिए ना कि अपने एक यूट्यूब चैनल बना लें और पब्लिक करें, सारा कुछ पब्लिसाइज करें, और उसमें प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन तो पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है कि जब आपने अवार्ड कर दिया है, उसको अनाउंस कर दिया है, वो खैर अब सीक्रेट नहीं रह गया। अब चूंकि प्रोक्योरमेंट के रूल्स वगैरह भी आ गए हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिक होते ही हैं। वो प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट पे, जो उनकी अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट के ऊपर वो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि और आगे जाना चाहिए। आप इसको जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, उसको लाइव टेलीकास्ट करिए। अपने यूट्यूब चैनल पे कर दीजिए। मतलब हमारे अगर टीवी चैनल्स के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप अपने चैनल पे कर दीजिए। तो मतलब मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी लेके आनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सियासी जमातों का अपना इस बात का एहसास करना कि पैट्रोनेज जो है ना, इससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, साथ में पॉलिटिकल फाइनेंस के रिफॉर्म्स भी। अब देखिए ना, जब तक इनका ये इंटरेस्ट रहेगा कि जनाब हमने कल किसी से तो पॉलिटिकल फाइनेंस भी अरेंज करना है, तो फिर ये करते रहेंगे। देखिए ना, ये सेनेटर्स की सीट्स वगैरह का जो है, उसके पीछे ये पॉलिटिकल फाइनेंस वाला भी इशू है। और इधर आप पॉलिटिकल फाइनेंस की अगर रिफॉर्म करें, पार्टीज कहाँ से पैसे लेके आएंगी उस सारे? अब ये ओपन सीक्रेट्स होती हैं कि जनाब फलां इतना अरबों रुपया दे के तो वो बन गया है, और उसको जी फलां की आशीर्वाद हासिल है, और वो पता नहीं हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहाँ पे होती है कि फिर भी ये लोग बेशर्मी से वो काम भी करते हैं, सबको पता भी होता है, इनको रिस्पेक्ट भी मिल जाती है। मतलब अदरवाइज तो ये ऐसे लोग जो पैसे दे के आते हैं, मतलब सेनेट में इनको किसी को शक्ल दिखाने के वो होना नहीं चाहिए ना कि भाई ये किस तरह का बंदा है, ये सीट जो है वो खरीद कर आया है। लेकिन हमारे यहाँ वो मोतबर बने फिरते होते हैं। मतलब जब तक ये, और यहाँ पे वो एक मीडिया का रोल भी आता है, हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हमारी एक पब्लिक ओपिनियन है, और वो नेमिंग एंड शेमिंग किसी हद तक हो भी रही होती है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और सिस्टम्स के अंदर रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस तरह की गुफ्तगू हो। ये जो ठेकों में करप्शन है, ये जो हमारे यहाँ वो कमीशन का सिस्टम है, कैसे प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, कैसे ये जॉब्स बांटी जाती हैं, हम वो भी बातें करें जो इम्प्रूवमेंट हुई है, वो भी बातें करें जहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। बिल्कुल सही। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल के साथ हम इस पे सारी बातचीत की है। ख़वातीन व हज़रात, हम इसको रैप अप करते हैं। आपको अगर हमारी गुफ्तगू अच्छी लगी हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस पॉडकास्ट को शेयर भी कीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो भी इसमें ऐड कीजिए। अहम जो टेक होम मैसेजेस इस सारी डिस्कशन के कुछ इस तरीके से हैं कि एक तो हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और हमें मजबूत इदारे चाहिए, और उसके लिए हमें रूल्स
बनाने हैं और उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज के सिस्टम से निकालना है। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के लिए सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, चीज़ों को ज़्यादा ओपन और ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। एक्टिव सिटीजनशिप और इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक बहुत अहम बात जो है मुख्तार साहब ने ये भी की कि जो हमारा पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन के और उनके फंड्स को अपने पास रख सकने का, उसको भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज की ज़रूरत कम से कम हो। और बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त तक हमारे साथ रहे। हम नए प्रोग्राम के साथ, नई किसी गुफ्तगू से दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक खुदा हाफिज़।